पिछले एपिसोड में आपने सुना आरबी को 4 घंटे कमरे में बंद रखने के बाद कहा गया कि गलती से लोगों ने उसका किडनैप कर लिया। इस पर आरबी को हैरानी भी हुई। 50 करोड़ में कोरोना से जुड़े फुटेज खरीदने की बात पर बॉस ने सौरभ से कहा कि आगे वो बात करेंगे। हैरी को अस्पताल लेने जब डीसीपी सक्सेना आया तो हैरी कमरे में था ही नहीं। आरबी ने मीडिया के सामने रवि पर एक और बड़ा इल्जाम लगाया कि रवि हिंदू नहीं मुसलमान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबी और सौरभ दोनों को लगा कि रवि जिंदा है। अब आगे। रात के 2 बजे हैं। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है। गार्ड शुक्ला अपार्टमेंट का चक्कर लगा रहा है। बीच बीच में सीटी बजाता है और सन्नाटे को खुद से दूर करता है। इस दौरान कलाई पर लगी घड़ी भी कई बार देखता है। पूरा चक्कर लगाने के बाद जब मेन गेट पर शुक्ला आया तभी गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी तो जानी पहचानी नहीं थी, पर जैसे ही शुक्ला ने गाड़ी के अंदर झांका चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। दूसरे गार्ड की तरफ इशारा किया और कहा गेट खोल दो। गाड़ी अंदर चली गई। सौरभ गहरी नींद में सो रहा है। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन लगातार बजता रहा। अचानक सौरभ उठा, गुस्से में फोन उठाया, पर जैसे ही उसने फोन हाथ में लिया और रिसीव किया उधर से भारी आवाज में किसी ने कहा, जब देश का पत्रकार इतनी गहरी नींद में सोएगा तो देश कैसे जागेगा। सौरभ ने आवाज पहचान ली। यह तो वही 50 करोड़ वाले शख्स का फोन था। सौरभ कुछ बोलता उससे पहले ही उधर से फिर से आवाज आई, सुन, तेरे पास सिर्फ कल तक का टाइम है। अगर पैसे कल तक नहीं मिले तो परसों ये वीडियो वायरल हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या होगा मुझे मालूम नहीं। और अरे हां, परसों तो अमेरिका वाले तेरे मालिक भी आ रहे हैं ना। रखता हूं, सुबह फिर फोन करूंगा। इतना कहकर सामने वाले ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सौरभ की मानो नींद उड़ गई। उसने तुरंत बॉस को फोन लगाया। उधर आरबी को नींद नहीं आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरबी के लिए मानो मुश्किलें एकदम से बढ़ गई। एमएनसी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। सच तो यह है कि रवि वाले काम में आरबी ज्यादातर मौकों पर फेल रही। वो परेशान होकर अपने कमरे में टहल रही है और बीच बीच में खुद से कहती है। हर तरफ से एक्सपोज भी हुई और काम से बॉस खुश भी नहीं है। अब तो एक ही तरीका है मेरे पास, रवि को किसी तरह से अरेस्ट कराना। रात के 3:30 बजने को हैं। गार्ड शुक्ला अपने अंदाज में सीटी बजाता हुआ अपार्टमेंट के आउटर वॉल से लगकर आगे बढ़ रहा है। सी ब्लॉक आते ही वो इधर उधर देखता है और फिर धीमे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगता है। आखिरकार C34 आ गया, रवि का फ्लैट। फोरेंसिक और पुलिस द्वारा लगाई गई नो एंट्री के टेप को झुककर शुक्ला ने पार किया। सहमे कदमों से अंदर जाता है और सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है डीसीपी सक्सेना पर। सक्सेना की पीठ शुक्ला की तरफ थी। सक्सेना एक पेपर पर कुछ चार्ट जैसा बना रहा है और कह रहा है, सुनो, तुमको ना ढूंढने के लिए कल छापेमारी होगी, ध्यान रखना। हो सकता है तो वहीं रहना जहां हैरी फुटेज एडिट कर रहा है। क्यों इधर उधर भागोगे। तभी एक कदम आगे बढ़कर शुक्ला कनखियों से देखने की कोशिश करता है। सामने है रवि। रवि ने शुक्ला को देख लिया और उसने एकदम से आवाज लगाई, अरे मेरे हनुमान शुक्ला जी, ऐसे छुपकर क्यों देख रहे हैं, अंदर आ जाइए ना।
इस पर सक्सेना पीछे मुड़कर शुक्ला को देखता है और कहता है, भाई शुक्ला, मान गए तुमको यार, कमाल के आदमी हो तुम। उफ, हैरी को जिस तरह से हॉस्पिटल से निकाला ना तुमने, सुपर्ब जॉब शुक्ला, वेरी वेरी गुड। इन बातों से शुक्ला के चेहरे पर बिखरी थकान मुस्कान में बदल गई। हंसते हुए बोल पड़ा, रवि साहब के लिए तो जान परान सब हाजिर है सर, इनका हमरा पड़ना बहुत एहसान है सर। आज मेरा बेटवा जो है ना वो जिंदा है, चल फिर रहा है, तो सिर्फ रवि सर की वजह से। रवि और डीसीपी सक्सेना दोनों शुक्ला को देखते हैं। शुक्ला फिर से पूछता है, साहब अब आगे? इस पर रवि तुरंत बोलता है, शुक्ला जी, सक्सेना सर ने कुछ प्लान बनाया है, कल तक का इंतजार करते हैं। अगर चीजें कल तक हो गई तो ठीक है, नहीं तो परसों हम बम फोड़ देंगे। सक्सेना अब भी चार्ट पर कुछ बना रहा है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रवि ने फिर से पूछा, शुक्ला जी, किसी को भनक तो नहीं लगी ना कि हम यहां आए हुए हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अरे नहीं साहब, आज तो फिर से सीसीटीवी का मेन जो लाइन है ना, उसमें शॉर्ट सर्किट कर दिए। एक आध हफ्ता तो लगेगा बनने में साहब। पिछली बार तो 12वें दिन जाकर ठीक हुआ था। वही बीच अपना सारा काम हो गया था, सारा अपना कौवा जो था वो सब उसी समय तो हुआ था। इस पर डीसीपी सक्सेना कहता है, रवि बता रहा था कि गांव जाने का प्लान कर रहे हो तुम? हाँ साहब, वो छप्परवा वाला घर जो है ना उसको पक्का करना चाहते हैं साहब। बड़ी दिक्कत है साहब, कुछ पैसा वैसा आ जाए ना तब सोच रहे हैं कि जाकर घर पे मकान बना दे साहब। रवि तपाक से बोलता है, शुक्ला जी उसकी टेंशन मत लीजिए, पैसा आएगा, ठीक है ना, परेशान मत होइए। अच्छा सुनिए, ऐसा है कि 4 से ज्यादा हो गए, अब आप नीचे जाइए, शर्मा की बहुत सारी आंखें हैं सोसाइटी में, ठीक है ना? और वैसे भी हम लोग भी थोड़ी देर में निकलेंगे। अब सुबह के 5 बज चुके हैं। सोसाइटी का सेक्रेटरी सुशील शर्मा बाहर निकल आया। मेन गेट पर शुक्ला से हालचाल पूछा और सड़क पर टहलने के लिए चला गया। अभी शर्मा लगभग 200 मीटर गया होगा, तभी पीछे से आती हुई एक गाड़ी धीमी हुई। एक शख्स ने शीशा नीचे किया और बोला, अरे नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? पहचाना कि नहीं? लीजिए, याद तो रखना पड़ेगा ना शर्मा जी। शर्मा को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अचानक शर्मा के मुंह से निकला, अरे ये तो रवि है। शर्मा घबरा जाता है, 1 मिनट के लिए सन्न रह जाता है और फिर खुद को संभालता हुआ वापस अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। मेन गेट पर पहुंचते ही शुक्ला से पूछता है, अरे शुक्ला, गल सुन, तूने अभी रवि को देखा? यहां से तो नहीं निकला? इस पर शुक्ला हंसता है और कहता है, साहब हम बिहारी तो हैं तो हमको एकदम बुड़बके समझते हैं। मरा हुआ आदमी कहां से आएगा साहब? आप भी गजब बात करते हैं साहब। साहब तबीयत ठीक है ना आपकी? जवाब में शर्मा कुछ नहीं कहता, अपने घर की तरफ तेजी से चला जाता है। घर जाते ही बिस्तर पर लेट गया। उसका शरीर बुखार से तपने लगा। सुबह के 9 बजे हैं। सौरभ ब्रेकफास्ट कर रहा है, ऑफिस जाने की तैयारी में है। तभी उसका फोन बजता है। सौरभ समझ गया फोन उसी 50 करोड़ वाले का होगा। रिसीव करते ही उसने सौरभ से कहा, सौरभ तेरा बॉस तो बड़ा लालची निकला यार। लालच में ना वो मारा जाएगा एक दिन। मैंने 50 मांगा और उसने आगे से $10 मिलियन 75 करोड़ मांग लिया यार। चल खैर, हमें क्या, जितना मांग ले।
पर सुनो, पैसे एकदम तैयार रखना, समय और जगह के लिए फोन करूंगा और कोई चालाकी नहीं होगी। सौरभ, याद रखना इस बात को, वरना बहुत पछताओगे। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सौरभ भी हैरान था कि बॉस ने 75 करोड़ रुपए मांग लिए, जबकि बॉस ने बताया था कि वो 55 करोड़ से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। देश के सारे न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगा। रवि की तलाश में पुलिस ने दबिश शुरू कर दी। रवि के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी होने लगी। 1, 2, 3, 4 मिलाकर कुल 11 जगहों पर पुलिस ने रेड किया। असल में पुलिस को रवि से ज्यादा उन सबूतों की तलाश थी जिसके एवज में 50 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। सुबह से शाम हो गई पर रवि का पता नहीं चला। रात के 9 बज रहे हैं। सौरभ और उसके बॉस पैसे लेकर बताई गई जगह पे पहुंचे। दोनों जब अंदर पहुंचे तो कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। दोनों चुपचाप बैठ गए। तभी एक आवाज गूंजी, बैग खोलकर दिखाओ। सौरभ ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर आवाज आई, सामने की मेज के पहले दराज में एक पैकेट है, उसमें हार्ड ड्राइव है, उसी में सारे सबूत हैं। पैकेट अपने बॉस को पकड़ाते हुए सौरभ ने पूछा, क्या गारंटी है कि आपके पास इसकी कॉपी नहीं है? उधर से आवाज आई, गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि तुम यहां से सही सलामत निकल जाओ। ऐसा सुनते ही सौरभ के बॉस ने फोन पर लिखे मैसेज को सेंड किया। मैसेज सेंड होते ही फायरिंग की आवाज आने लगी। पुलिस आने का यही इंडिकेशन था। सौरभ और उसके बॉस वहां से भागने लगे। तभी आवाज आई, ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया, बहुत रिग्रेट होगा तुम दोनों को। भागते हुए सौरभ के बॉस ने कहा, 50 करोड़ के नकली नोट मुबारक हो तुमको, होशियार बन रहे थे। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब उधर से आवाज आई, तुम्हें भी खाली ड्राइव मुबारक हो दोस्तों। इस बात पर दोनों चौंक गए। आरवी अपने बॉस, मंत्री के सबसे बड़े अधिकारी के साथ बैठी है। बार बार सिगरेट पी रही है और अपने ग्लास में वाइन भर रही है। अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहा है। तभी आरवी का फोन बजता है। फोन पर चाइना का नंबर फ्लैश हो रहा है। आरवी देखकर हैरान रह जाती है। फोन रिसीव करती है तो उधर से एक महिला की आवाज आती है, आरवी? यस, यू आर राइट, आरवी दिस साइड। पहचाना नहीं? खैर, डील वील के चक्कर में तुम कहां पहचानोगी अब। अच्छा छोड़ो, और बताओ क्या हाल है? अच्छा, रवि कैसा है? आरवी चौंक कर कुर्सी से खड़ी हो जाती है, मानो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई।